हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। ये वीडियो लेक्चर जो रहेगा आपका ये रहेगा एमसीक्यूज बेस्ड, जो कि साइंस बेस्ड होंगे। और ये टॉपिक आपका मेंशन है आपके पटवारी के जीएस जो सिलेबस है जीएस का, उसमें। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए ताकि मैं और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए बना के लाऊं, ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर और वीडियो लेक्चर देख सकते हो, जो कि आपकी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा कर लेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम चलते हैं वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन पे। और वीडियो के आखिर में सारे बच्चे कमेंट करेंगे अपना स्कोर, कितना स्कोर वो इस वीडियो लेक्चर में अटेन कर पा रहे हैं। ठीक है, वो कमेंट करके बताएंगे। अगर कोई डाउट आता है कमेंट करिए, मैं वो दूर करने की कोशिश करूंगा। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने है, आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इन चारों नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी चीज है जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सबसे पहले अराइज होता है क्वेश्चन की व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन भी हो, सारे नोट कर लीजिएगा, जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। ठीक है, इसमें डायरेक्शन, सॉरी पूरा लिख लेता हूँ, जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ में आपको क्या मिल जाए, मैग्नीट्यूड मिल जाए। ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपको दोनों मिले। डायरेक्शन का तो सबको पता होता है, मैग्नीट्यूड होता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। मान लो जैसे आप 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, नॉर्थ डायरेक्शन हुई, और ये 10 किलोमीटर जो रहेगा आपके पास वो क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा। अब मुझे बताइए इन चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ए स्पीड, बी वेलोसिटी, सी टॉर्क एंड डी डिस्प्लेसमेंट। अगर बात करूं ना कौन कौन से यहां पर वेक्टर क्वांटिटी हैं, पहली बात, ठीक है, बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होती है ना, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन भी क्लियर कर देता हूँ, याद रखिएगा। अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो, जैसे ए से कहाँ जा रहे हो, बी में, तो इस तरह का रास्ता अटेन करोगे। ये जो मैं डॉर कर रहा हूँ ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा, और ये ना करके आप शॉर्ट मार के जाओगे तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करूं, शॉट मारने के लिए आपको डायरेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ये जो है ये आपका आंसर नहीं होगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। नोट कर लीजिएगा नोटबुक में, डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, साथ में वी लिख देता हूं। आगे बात करते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है, किस रफ्तार से चेंज होती है उसे बोलते हो वेलोसिटी। किस रेट से आपकी डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है उसे वेलोसिटी कहते हो, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, या इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। बात करेंगे टॉर्क। टॉर्क ये कपलिंग फोर्स होती है। क्या होती है, कपलिंग फोर्स, जिस पे अप्लाई करती है वो चीज रोटेट करती है अपने ही एक्सिस के ऊपर, दैट इज नाउन एज टॉर्क। डिनोट करते हो टाउ से, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी ही है। कौन सी नहीं है, वो आपकी स्पीड है। याद रखना, स्पीड इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, और स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो कौन सी क्वांटिटी होगी, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। याद रखिएगा, स्पीड मेरे पास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, जल्दी जल्दी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, किलोवाट हॉर इज द यूनिट ऑफ। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। किलोवाट हॉर किसके यूनिट है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइएगा सब बच्चे। एनर्जी के, पावर के, फोर्स के, मोमेंटम के। जब तक बच्चे गैस करते हैं हम तब तक डेफिनेशंस कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम की बात करूं तो मोमेंटम का अगर हिंदी में लेमन लैंग्वेज में वन वर्ड में अगर इसका आप मीनिंग जानना चाहते हो तो स्पीड कह लो या रफ्तार कह लो। किस चीज़ से किसी की रफ्तार चेंज हो रही है, दैट इज नाउन एज मोमेंटम। ठीक है, अब मोमेंटम डिनोट किया जाता है पी से, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऊपर मैंने एरो दिया ना, जो जहां पर भी जिसके ऊपर भी एरो दिख रहा है इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है। और मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्लियर, मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, मास के यूनिट होते हैं केजी और वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड, तो इसके यूनिट कुछ ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, उसके बाद करते हैं बात हम फोर्स। फोर्स कंसेप्ट देने वाला इंसान था न्यूटन। ठीक है, फोर्स का कंसेप्ट देने वाला इंसान था न्यूटन। फोर्स होता है पुश आर पुल। इतना बड़ा है आपके लिए फोर्स, जब भी आप किसी को पुश करो या पुल करो तो आप क्या लगाते हो, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो, दैट इज नाउन एज फोर्स। और फोर्स देने वाला इंसान न्यूटन था, इसके यूनिट भी न्यूटन है।
फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम एनर्जी के। एनर्जी क्या होती है बच्चों, एनर्जी होती है आपके पास कैपेसिटी आर एबिलिटी टू डू सम वर्क। ठीक है, याद रखना, कैपेसिटी आर एबिलिटी टू डू सम वर्क इज नाउन एज एनर्जी। कभी भी बात करें अगर हम इसकी, तो कैपेसिटी या एबिलिटी, काम करने की कैपेसिटी या एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। ठीक है, और सॉरी एनर्जी कहते हैं। ठीक है, काम करने की क्षमता को एनर्जी कहा जाता है, और एनर्जी के ऐसा यूनिट होते हैं जॉल, क्योंकि देने वाले इंसान का नाम जॉल था, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे पावर की। तो पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, आप किस रफ्तार से कितना जल्दी काम खत्म कर पा रहे हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर कहा जाता है। कितनी तेजी से आपके काम करने की क्षमता है। ठीक है, ये रहेगा। कुछ बच्चे ना पावर और एनर्जी को सेम मान लेते हैं, दोनों में ना बहुत डिफरेंस है, याद रखना। सब में एनर्जी होती है और पावर किसी में ज़्यादा और किसी में कम होगी। जिसमें पावर ज़्यादा है वो जल्दी काम करेगा, जिसमें पावर कम है वो लेट काम करेगा, बट एनर्जी सब में काम सारे करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, पावर के यूनिट होते हैं वाट। किसके यूनिट होते हैं, पावर के, वाट। ठीक है, और 1 किलो वाट आवर किसके यूनिट होंगे, ये भी पावर के होंगे, याद रखना। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे किलो वाट आवर जो है ये कितनी वैल्यू में होते हैं। ठीक है, वो कमेंट सेक्शन पे बताएंगे। इतना तो मैंने बता दिया। आगे तीसरा क्वेश्चन, सोलर एनर्जी इज ड्यू टू, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। सोलर एनर्जी किसकी वजह से होती है, ए फ्यूजन रिएक्शन, बी फिशन रिएक्शन, एंड सी कंबक्शन रिएक्शन, एंड डी केमिकल रिएक्शन। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इन चारों ऑप्शन में से। ए है, बी है, सी है या डी है। अब मैक्सिमम कंसेप्ट साथ में करते आ रहे हैं, तो इसको भी अगर मैं बता दूं, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। 10th में अगर आपने 10th की साइंस पढ़ी है तो वहाँ पर एक लेसन आता है केमिस्ट्री का आपका सबसे पहला, तो यही तो था वहाँ पर। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब भी आप कोई रिएक्शन करो और एक नया सब्सटेंस, जब भी आप रिएक्शन करो, रिएक्टेंट को मिलाओ और प्रोडक्ट को बनाओ, रिएक्शन में रिएक्टेंट को मिलाओ और प्रोडक्ट को बनाओ, दैट इज नाउन एज केमिकल रिएक्शन। जिसमें एक न्यू सब्सटेंस बनता है विद न्यू केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन को लिखकर किसी को बताने को केमिकल इक्वेशन कहते हैं, वो भी याद रखना। अच्छा, कंबक्शन क्या होता है, जब कोई चीज़ जले, आपको हीट मिले, लाइट मिले और साथ में फ्री में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, दैट इज नाउन एज कंबक्शन क्या होता है, जब कोई चीज़ जले, आपको क्या मिले, हीट मिले, लाइट मिले और साथ में फ्री में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए। चलिए आगे चलते हैं। आगे फ्यूजन रिएक्शन और फिशन रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन से ना एटॉमिक बॉम्ब बनते हैं एक से, और एक से क्या बनता है, एक से बनता है आपके पास हाइड्रोजन बॉम्ब। ये फिशन रिएक्शन क्या होता है, जब आप यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड करवाते हो न्यूट्रॉन को, वो टूटता है और दो मॉलिक्यूल मिल जाते हैं आपको, क्रिप्टॉन और दो चीज़ें मिलती हैं, दूसरा मुझे भूल गया, याद रखिएगा, दो मिलते हैं। और उसके साथ में नियर अबाउट जो मेन था वो था 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी याद आ गया मुझे। ठीक है, जब भी कंबक्शन होती है, हम बात कर रहे थे फिशन की, तो फिशन में जब यूरेनियम टूटता है तो यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया, उसका हैवी न्यूक्लियस टूटेगा, दो चीज़ें बनेंगी। ठीक है, बेरिलियम और क्रिप्टॉन बनेगा, साथ में आपको 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है, जो नुकसान देती है यही है, वो याद रखिएगा। आगे चलते इसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, यही है न्यूक्लियर फिशन। और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, जिसमें लाइटर न्यूक्लाई को मिलाकर आप एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हो, लाइटर न्यूक्लाई को मिलाकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हो, जो लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, नियर अबाउट 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, दैट इज नाउन एज फ्यूजन रिएक्शन। जल्दी से बताइए इनमें से जो सोलर एनर्जी जो है वो किसकी वजह से बनती है, ए है, बी है, सी है या डी है। तो याद रखिएगा वो मिलती है आपके पास ए की वजह से, फ्यूजन रिएक्शन की वजह से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन सामने आंसर करिए। एटॉमिक पावर प्लांट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जल्दी से बताइए एटॉमिक पावर प्लांट किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। अभी तो मैं बता के आया, अगर थोड़ा सा भी आपने सुना है ना तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हो। जल्दी बताएंगे सारे बच्चे क्या इसका आंसर होगा, जल्दी कमेंट करिए। ठीक है, ए है, बी है, सी है या डी है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर रहने वाला है फिशन। ठीक है, एटॉमिक पावर में एटॉमिक पावर प्लांट मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट, दूसरा नाम क्या होगा इसका, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तो न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब किसकी वजह से बनता है, न्यूक्लियर फिशन की वजह से। तो मैं अभी तो ऊपर पढ़ा के आया, एक यूरेनियम को तोड़ो, बड़े न्यूक्लियस को तोड़ोगे, लाइटर न्यूक्लियर बनेंगे, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रक्टिव एनर्जी मिल जाएगी आपको, तो यही तो था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे थर्मल कंबक्शन क्या होता है। थर्मल मतलब हीट होता है, जहां भी लगेगा, कंबक्शन तो पढ़ा चुका हूं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास सामने है, जल्दी आंसर करिए।
द क्वांटिटी वेट इज मेयर्ड बाय, जल्दी बताइएगा क्या आएगा। द क्वांटिटी वेट इज मेयर्ड बाय, ए है बीम बैलेंस, कॉमन बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस या बैलेंस व्हील। किस चीज़ से इसको बैलेंस किया जाता है, सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी जल्दी देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। अरे आपने देखा भी होगा जब कबाड़ी वाले आपके घर पे आते हैं ना क्वांटिटी या वेट को तोलने के लिए, उनके पास एक वो लंबा सा होता है, छोटी सी एक चीज़ होती है जिस पे नीचे चीज़ों को लटका कर हुक के साथ वो क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। डैट इज नाउन एज स्प्रिंग बैलेंस। उससे क्वांटिटी या वेट को मेयर किया जाता है इनमें से, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। द वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ डैश, ए ग्रेविटी, बी मास, सी बोथ ए एंड बी एंड डी बायोंसी। जल्दी बताइए ग्रेविटी क्या होती है, जल्दी आंसर करके मुझे कमेंट पे बताइए कि ग्रेविटी क्या होती है। अगर बात करूँ ना स्टूडेंट ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी बड़ा अच्छा कंसेप्ट है आपके लिए, याद रखिएगा। ग्रेविटी ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी बॉडी टूवर्ड द अर्थ होती है, याद रखिएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एनी बॉडी टूवर्ड द अर्थ, कोई भी बॉडी जब अट्रैक्ट होती है टूवर्ड द अर्थ उसे क्या बोलते हो, ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके बारे में पूरी तरह पता नहीं कि ग्रेविटी बनती क्यों है, लगती क्यों है। एक्सप्लेनेशन तो बहुत सारी मिली हैं, वो हाइपोथेसिस है, मतलब रियलिटी नहीं है, ठीक है। वो तो बातें की गई हैं, वो पूरा कंफर्म पता नहीं है। दूसरा आएगा मास। मास हमेशा कांस्टेंट होता है जहाँ भी जाओगे, और मास बनता है रियल कंटेंट की वजह से। बट जो वेट होता है ना, वेट ना ग्रेविटी की वजह से बनता है, और वेट बराबर होता है मास इंटू ग्रेविटी के। सारे बच्चे याद रखेंगे, जब प्रोडक्ट ऑफ मास विद ग्रेविटी करोगे तब बनेगा आपके पास, ठीक है। और बायोंसी होती है अपथ्रस्ट फोर्स। जब आप पानी में जंप करते हो और जंप करते हो तो आप खुद ऊपर नहीं आओगे, आपको एक फोर्स ऊपर की तरफ धकेलेगी जो पानी के सरफेस की ऊपर लाती है, दैट इज नाउन एज बायोंसी, ठीक है। इसी बायोंसी की वजह से आप ट्यूब लेकर पानी के अंदर नहाते हो, नहरों में, ठीक है, जम्मू के बच्चे वगैरह और बाकी आगे तालाबों में, ठीक है। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्या होगा चारों ऑप्शन में से, तो याद रखिएगा राइट आंसर रहने वाला आपके पास ग्रेविटी। अभी तो बताया था वेट ऑफ बॉडी एक्ट करती है किसकी वजह से, ग्रेविटी, क्योंकि वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी। तो वेट बनता किसकी वजह से, जब मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या आंसर में प्रॉब्लम थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 सामने दिया, आंसर करिए इसका, देखते कितने बच्चे आंसर करते हैं। विच फॉल डाउन फास्टर इन अ वैक्यूम, अ फीदर बॉल, अ वुडन बॉल और स्टील बॉल। मतलब जब आप ऊपर से नीचे गिराओगे ना एक बॉल को, तो इनमें से कौन सा जो है वो नीचे फास्टर गिरेगा। चारों के चारों ऑप्शन में ए है, बी है, सी है या डी है। तो ए मेरे पास था वुडन बॉल, बी है फीदर, सी है स्टील बॉल एंड डी है ऑल विल फॉल डाउन एट द सेम स्पीड इन, ठीक है। जल्दी बताइएगा क्या आंसर होगा। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर कर चुके होंगे गेस। सॉरी डी ऑप्शन पूरा नहीं था, मैंने सामने कर दिया। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर आपके पास रहने वाला है डी, ऑल विल फॉल डाउन एट द सेम स्पीड इन अ वैक्यूम बिकॉज देयर विल नो ग्रेविटी और नो एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। वैक्यूम क्या होता है, जहाँ पे हवा ना हो, ठीक है, तो वहाँ पर कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं हो सकता। बहुत अच्छा कंसेप्ट मिल गया आपको, देख लो, ठीक है। जहाँ पर हवा ना हो, मतलब जहाँ पे वैक्यूम हो, तो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो भारी हो चाहे वो हल्का हो, सबके गिरने की स्पीड क्या होगी, सेम होगी, सबके लेवल सेम लगेंगे। यहाँ पर भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन सामने कर देता हूं, जल्दी जल्दी बच्चे आंसर करिएगा, ठीक है। A bomb is dropped at a point from a moving aeroplane. The pilot observed that A. The bomb traverses a curved path and falls some distance behind that point. B. The bomb traverses a curved path and falls some distance ahead. And the bomb dropped vertically downward. And the bomb remained stationary in the for some time. ठीक है, जल्दी से बताइए चारों में से क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपकी, तो अगर बच्चों ने आर्ट्स वाले बच्चे नहीं हैं, आर्ट्स वालों के लिए तो आंसर मुझे ही गेस करना पड़ेगा, ठीक है, जो है मेडिकल वाले, तो उन्होंने फिजिक्स में पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या कहता है कि जब भी हम किसी चीज़ को फेंकते हैं, जैसे वो एरोप्लेन पे, यहाँ पे इस जगह पे जहाज ने बॉम्ब फेंका, जब वो यहाँ से फेंकेगा कभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड वो नहीं गिरेगा, वो क्या करेगा, वो अटेन करेगा, ही अटेन सम डिस्टेंस एंड फिर जाके फॉल करेगा ज़मीन के ऊपर, कुछ ओरिजेंटल डिस्टेंस तय करके ज़मीन पर आएगा। इस तरह के पाथ को वहाँ पर हम प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री कहते थे, और जो मोशन होता है उसे प्रोजेक्टाइल कहते थे। एग्जाम्पल में
ज़मीन पे आप अगर किसी पत्थर या बॉल को फेंकोगे तो वो इस तरह से जाता है और इस तरह से नीचे आता है, ठीक है। डैट इज़ नाउन एज, इस तरह के मोशन को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और पाथ, ये जो पाथ दिख रहा है, ये रास्ता जो दिख रहा है, इसे ट्रेजेक्ट्री कहते थे उस लैंग्वेज में। तो आपका जो बी करेक्ट आंसर होगा वो वहाँ नहीं गिरेगा, थोड़ा आगे जाके गिरेगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 क्वेश्चन को सामने कर देता हूँ तो जल्दी आंसर करिएगा। कह रहे हैं द हाइट ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज अप्रोक्सीमेटली। ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्रेविटी के साथ साथ में अटैच्ड है, ठीक है। जल्दी बताइएगा क्या आंसर होगा ये, ठीक है। जिन्होंने 11वीं की फिजिक्स पढ़ी है उनको तो पता ही होगा, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन था, ठीक है। 9th में भी कुछ बुक्स में है, ठीक है। सिंपल सा है, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के मुताबिक उसकी अप्रोक्सीमेट स्पीड कितनी होती है। तो कुछ ना देखकर ए ऑप्शन को टिक कर लो, 3600 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है भाई साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 सामने है, जल्दी आंसर करिए। द मिनिमम नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट नीडेड फॉर अनइंटरप्टेड ग्लोबल कवरेज इज। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो सकता है। The minimum number of geostationary satellite needed for uninterrupted global coverage is A 3, B 4, C 2 एंड D 1। तो राइट आंसर आपके पास ए होगा, 3 होगा, याद रखिएगा इसका करेक्ट उत्तर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बच्चों, फिर आंसर क्वेश्चन सामने कर दिया, आंसर करिए। द विदर बैलून इज नॉट फुली इन्फ्लेटेड ऑन द ग्राउंड बिकॉज ए इट कैन नॉट राइज अप इन द एयर व्हेन फुली इन्फ्लेटेड, बी इट कैन नॉट विदस्टैंड द आउटसाइड प्रेशर इफ फुली इन्फ्लेटेड, एंड सी इफ द बैलून इज फुली इन्फ्लेटेड इट मे बी नॉट रिमेन स्टेबल इन अ स्टॉर्म, एंड डी द एयर इनसाइड द बैलून एक्सपैंडेड इट राइजेज एंड मे बस्ट। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो उसका जो राइट आंसर रहने वाला है आपके पास, बच्चों ने गेस तो कर लिया होगा, तो राइट आंसर रहने वाला है आपके पास डी, द एयर इनसाइड द बैलून एक्सपैंड हो जाएगी और राइज करेगी और बैलून जो हो जाता है वो ब्रस्ट हो सकता है, इस वजह से वो इन्फ्लेटेड नहीं होता, फुली इन्फ्लेटेड नहीं होता, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने कर देता हूँ, जल्दी जल्दी आंसर करिए सारे बच्चे। कह रहे थे सोर्स ऑफ अवर एनर्जी इज बेसिकली द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको कह सकते हो। ये भी क्वेश्चन ना एक एसएसबी के एग्जाम में मैंने पढ़ा था, ठीक है। किसी लास्ट पेपर में कहीं क्वेश्चन मैंने देखा ये वाला, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन था मगर लिखा था अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा, ठीक है। अर्थ में अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ठीक है। ए है ओशन, बी सन, सी एटमॉस्फेयर एंड डी स्पेस। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही करते हैं, ठीक है। इसी से कंसेप्ट बताऊंगा, अब ये भी जस्ट जल्दी आंसर करिए। तो याद रखिएगा राइट आंसर आपके पास रहने वाला है यहाँ पर बी सन। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सबको एनर्जी वहीं से मिलती है। अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है फ्लो ऑफ एनर्जी तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते थे। सन देता है एनर्जी सब चीज़ों को, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। कैसे? सन ने एनर्जी दी एक प्लांट को, किसको दी एनर्जी? एक प्लांट को। प्लांट को किसने खाया? गोट ने। गोट को किसी इंसान ने खा लिया। तो वो देखो, सन की एनर्जी की प्लांट में, प्लांट की एनर्जी की गोट में, गोट में की एनर्जी की मैन में, या फिर इंसान डायरेक्टली भी सन से एनर्जी लेगा विटामिन डी की फॉर्म में, ठीक है। ये डायरेक्टली वाला आ गया, डेट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा आप, क्लियर हुआ। उसके बाद एक और यहाँ पे कंसेप्ट लगता था 10% लॉ का। 10% लॉ कहता है कि जब भी एक आदमी से दूसरे आदमी में या एक टॉपिक लेवल से, ठीक है, एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में एनर्जी ट्रांसफर होती है तो 90% एनर्जी लॉस्ट हो जाती है लाइफ प्रोसेस में। 90% एनर्जी लॉस हो जाती है, ओनली 10% एनर्जी गेन करता है वो बॉडी की हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 सामने है, जल्दी आंसर करिए, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं, जल्दी जल्दी करिए। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा चारों ऑप्शन में से? काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऑन द मास ऑफ द मूविंग बॉडी, ऑन द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, द प्रेशर ऑफ द मूविंग बॉडी एंड बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी। जल्दी बताइए 13 का राइट आंसर क्या होगा चारों के चारों ऑप्शन में से? जल्दी आंसर करिए, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं।
बस सारी बात मैं बताऊं, यहाँ पर आपको फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, डेफिनेशन डिस्कस करेंगे साथ साथ में, ये फॉर्मूला चाहिए आपको। जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन आपका रहेगा डी। अब वो कैसे याद रखिएगा, सबने पढ़ा होगा ई के काइनेटिक एनर्जी को, या के ई या ई के कह के कहते हैं काइनेटिक एनर्जी का, जिसका फॉर्मूला है 1/2 मास इंटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी का स्केयर। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है भाई साहब, बताइए ना। अब यही तो आंसर था, फॉर्मूला याद रखना आपको तो आराम से इसका आंसर निकल जाएगा। जिन्होंने गेस नहीं किया उनके लिए कह रहा हूँ, जिन्होंने गेस किया तो उनकी तैयारी अच्छी है, याद रखिएगा। तो मास और वेलोसिटी के ऊपर ही वो डिपेंड कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी का बताइए किस पे डिपेंड करेगा, जल्दी बताइए। तो वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो आता है mgh, मास ग्रेविटी हाइट, पोटेंशियल एनर्जी का आपका फॉर्मूला आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी एक बॉडी के अंदर, ठीक है, एनर्जी आए किसी दूसरी बॉडी के मोशन की वजह से। मतलब मान लो एक बॉल ये था रेस्ट में, पीछे वाला बॉल मोशन में जाके टकराएगा, तो पीछे वाले की एनर्जी जाके इसमें लगेगी तो ये भी मोशन में आ जाएगा, डेट इज नाउन एज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सिंपल से डिस्कस करेगा तो ये रहेगा आपके पास, किसी एक के मोशन की वजह से दूसरे के भी अंदर मोशन आना। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोजीशन की वजह से। मतलब मान लो छत पे खड़े हो या आपके हाथ में पेन है और अचानक से हाथ से छूट जाए कोई भी चीज़ या बॉल, और कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा, मास ग्रेविटी और हाइट की वजह से कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा, एक्सेलरेशन अटेन कर लेगा, दैट इज नाउन एज पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे उसे, पोटेंशियल एनर्जी, जो पोजीशन की वजह से बॉडी के अंदर आती है। जैसे गाड़ी कहीं ढलान में लगी हो तो अचानक से गाड़ी के नीचे अगर आपने हैंड ब्रेक ना लगाई है, पत्थर ना लगाया है, तो गाड़ी चलना शुरू कर लेगी नीचे की तरफ, दैट इज नाउन एज पोटेंशियल एनर्जी। कोई डाउट इसमें, ठीक है। इसी के साथ साथ में हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब भी बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है ना, तो वो अटेन करती है भाई साहब एक्सेलरेशन, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब कोई बॉडी ओनली ग्रेविटी की वजह से ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है और अटेन कर रही है एक्सेलरेशन, उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रखिएगा, जल्दी आंसर करिए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 14 का। कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज एन इंडिकेटर ऑफ, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। अब इंडिकेटर को अगर मैं बात करूं ना, जो कोई निशानी या कोई सिंबल दे, ठीक है, जैसे इंडिकेटर ना एसिड और बेस की प्रेजेंस में भी प्रेजेंस को बताता है, ठीक है। इंडिकेटर एसिड और बेस की प्रेजेंस में, एसिड या बेस की प्रेजेंस में अपने कलर को चेंज करता है, ठीक है, वो आ जाता है इंडिकेटर। एक और होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। कौन सा आता है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर जो होता है वो स्मेल को चेंज करता है एसिड और बेस की प्रेजेंस में, ठीक है, चीज़ों की स्मेल को चेंज कर लेता है। आप इसके बारे में बताइए, हमारी बॉडी में अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ जाए तो ये इंडिकेटर किसका काम करता है, क्या बताता है कि टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी के बारे में बताता है, एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी बताता है, टोटल वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी बताता है, या फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी बताता है। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो याद रखिएगा, तो करेक्ट आंसर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी बताता है। टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज एन इंडिकेटर, ठीक है, याद रखना। इसका इंडिकेटर मतलब यही इंडिकेटर का मतलब है यहाँ पर, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की वीडियो में इतना रखते हैं, वीडियो बड़ी हो जाएगी, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तो और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। बगैर शेयर पक्का करिएगा जितना ज़्यादा हो सके, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब पक्का करिएगा ताकि और ज़्यादा कंटेंट अच्छा बना के लाऊं। तो कह रहे द राइज ऑफ मर्करी इन अ बैरोमीटर इंडिकेट्स दैट, ठीक है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। बैरोमीटर में राइज ऑफ मर्करी, मर्करी का बढ़ना बैरोमीटर में क्या इंडिकेट करता है, फियर वेदर, स्टॉर्म, रेन, या बोथ ए एंड सी। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा चारों में से। तो याद रखना, ठीक है, फेयर वेदर। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, बैरोमीटर किस, इस इंस्ट्रूमेंट का किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सारे बच्चे, और वीडियो में आखिर में सारे बच्चे कमेंट करके बताइए आपका स्कोर, ठीक है, ताकि पता लगे आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करिए, मैं डाउट दूर करने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।